बीजेपी कैसे वॉशिंग मशीन है, इसके बारे में आज आपको बताएंगे। कैसे भ्रष्टाचारी से भ्रष्टाचारी लोग बीजेपी में शामिल होते ही दूध के धुले हो जाते हैं, वो आपको इस स्टोरी से पता चल जाएगा। जी हाँ, बात शुरू करते हैं आम आदमी पार्टी के नेता अशोक मित्तल से। जिस आम आदमी पार्टी ने अशोक मित्तल को राज्यसभा भेजा, देश की सबसे बड़ी पंचायत में बैठने का मौका दिया, उन्होंने ही आम आदमी पार्टी की पीठ में खंजर घोंप दिया। सिर्फ कुछ दिन पहले आपने राघव चड्ढा को हटाकर अशोक मित्तल पर भरोसा जताया और उन्हें राज्यसभा में अपना उपनेता बनाया। लेकिन बदले में मित्तल ने क्या किया? जैसे ही उनके घर पर ईडी की रेड पड़ी, जैसे ही जांच की आंच उनके व्यापार तक पहुंची, वैसे ही उन्होंने पार्टी का साथ छोड़ दिया। जी हाँ, उपनेता बनने के ठीक 13 दिन बाद यानी 15 अप्रैल 2026 को ईडी ने अशोक मित्तल के जालंधर वाले घर और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पर तगड़ी छापेमारी की। आरोप लगे मनी लॉन्ड्रिंग और विदेशी फंडिंग के उल्लंघन के। और फिर राघव चड्ढा का साथ देकर उन्होंने ये साबित कर दिया कि राजनीति में एहसानों की कोई कीमत नहीं होती है। आज जनता भी देख रही है कि कैसे एक के बाद एक दिग्गज नेता, जिन्हें केजरीवाल ने अपना सिपाही बनाया था, वो मुश्किल वक्त में पार्टी को मझधार में छोड़कर भाग रहे हैं। हालांकि घमंड का हिसाब होता है, अगर कर्मा पर छोड़ें तो। खैर, ये सिर्फ एक इस्तीफा नहीं है, ये उस भरोसे का कत्ल है जो केजरीवाल ने इन चेहरों पर किया था। दोस्तों, ऐसा थोड़ी ना है कि सिर्फ अशोक मित्तल ही, इनसे पहले भी कई बड़े नेता रहे हैं जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार के केस चल रहे थे, लेकिन जैसे ही बीजेपी ज्वाइन किए, उनके खिलाफ सारे केस खत्म हो गए, वे भ्रष्टाचार से मुक्त हो गए। इसमें सबसे दिलचस्प कहानी अजीत पवार की ही है, जो अब हमारे बीच नहीं रहे। साल 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद जब शिवसेना और बीजेपी के बीच खींचतान चल रही थी, तब अचानक एक सुबह पूरी दुनिया चौंक गई। अजित पवार ने अपनी पार्टी एनसीपी से बगावत की और सुबह सुबह राजभवन में देवेंद्र फडणवीस के साथ डिप्टी सीएम पद की शपथ भी ले ली। उस समय उन पर 70,000 करोड़ रुपए के सिंचाई घोटाले की तलवार लटक रही थी, लेकिन शपथ लेने के मात्र 48 घंटे के भीतर एंटी करप्शन ब्यूरो यानी कि एसीबी ने सिंचाई घोटाले से जुड़े 9 मामलों की जांच बंद कर दी थी। हालांकि ये सरकार सिर्फ 80 घंटे ही चल पाई, क्योंकि अजित पवार वापस शरद पवार के पास लौट गए और महाविकास अघाड़ी की सरकार बन गई थी। यही हाल प्रफुल्ल पटेल का भी रहा है। उन पर एयर इंडिया इंडियन एयरलाइंस के मर्जर को लेकर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप थे। साल 2017 में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की थी। सालों तक जांच चली, लेकिन जैसे ही साल 2023 में अजित पवार के साथ प्रफुल्ल पटेल ने बीजेपी से हाथ मिलाया, उसके कुछ ही महीनों बाद सीबीआई ने कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी, यानी केस पूरी तरह से रफा दफा हो गया। हेमंता बिस्वा शर्मा का नाम तो जानते ही होंगे। बीजेपी के अंदर हिंदू मुस्लिम करने वाले नेताओं में योगी के बाद दूसरे सबसे बड़े नेता हैं, जो आज असम के मुख्यमंत्री भी हैं। वो अलग बात है कि अब वे सीएम रहेंगे कि नहीं, असम विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आने के बाद ही ये बात पता चल पाएगा। खैर, फिलहाल आप ये जानिए कि साल 2014-15 के दौरान जब वे कांग्रेस में थे, तब बीजेपी ने ही उन पर शारदा चिटफंड घोटाले और लुई बर्जर केस में शामिल होने के आरोप लगाए थे। उनके खिलाफ बाकायदा बुकलेट जारी की गई थी, लेकिन 2015 में हेमंता बिस्वा शर्मा ने बीजेपी का दामन थाम लिया। उसके बाद से इन मामलों की जांच की सुगबुगाहट भी सुनाई नहीं देती। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल के शुवेंदु अधिकारी की। इनकी भी कहानी कुछ ऐसी ही है। नारद स्टिंग ऑपरेशन और शारदा घोटाले में उनका नाम प्रमुखता से आया था। सीबीआई ने उन पर शिकंजा भी कसना शुरू किया था, लेकिन दिसंबर 2020 में बंगाल चुनाव से ठीक पहले वे बीजेपी में शामिल हो गए। उसके बाद से इन मामलों में उनके खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। महाराष्ट्र के ही एक और नेता हैं छगन भुजबल। उन पर महाराष्ट्र सदन निर्माण में घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे थे। वे काफी समय जेल में भी रहे, लेकिन 2023 में जब वे बीजेपी गठबंधन वाली सरकार में मंत्री बने, तो जांच एजेंसियों का रुख उनके प्रति भी नरम पड़ गया। तो यही तो है बीजेपी का वॉशिंग मशीन, जिसमें सबके सब धुल के दूध की तरह हो जाते हैं।